नमस्कार। शिक्षा जगत कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं रवि आर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज के शिक्षा जगत कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट मेहमान हैं श्री कुलदीप बोगरा जी। श्री कुलदीप बोगरा जी यहाँ शहर के एक जाने माने स्कूल LH बोगरा स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और साथ में ही ये आर्थ यूनिवर्सल स्कूल के भी ट्रस्टी हैं और इनका रियल एस्टेट के फील्ड में भी सूरत शहर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और BLP रियल एस्टेट कंपनी के इसके ऑनर भी हैं और मुख्य इनका जो झुकाव है वो शिक्षण के क्षेत्र में है। एक शिक्षण के क्षेत्र में नए नए प्रयोग और नए नए प्रोजेक्ट लेके ये आते रहते हैं और आज इसी विषय पर हम आप इनसे मुखातिब हैं। आपको इस शिक्षा जगत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं इस शिक्षा जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के और उनके जवाब के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के मौजूद जो शिक्षण के हालात हैं वो आप उसको एड्रेस करेंगे, उनसे संबंधित होंगे और आप सब इनसे लाभान्वित होंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कुलदीप साहब, सबसे पहले जो यहाँ पे स्कूली शिक्षा है जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड हैं, भारत के अपने बोर्ड हैं, राज्य स्तर के बोर्ड हैं, हर राज्य के अपने बोर्ड हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, सबके अपने अपने बोर्ड हैं, राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड हैं, CBSE और ICSE बोर्ड हैं और अब विदेशी बोर्ड भी देश में और चल रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड हैं और विदेशी बोर्ड, उन दोनों की शिक्षण पद्धति में मूल अंतर आप क्या देखते हैं? जैसे IB बोर्ड है, मूल अंतर यही है कि जो हमारे स्टेट्स बोर्ड है और CBSE बोर्ड है उनका यही मानना है कि जो भी फैक्ट्स यानी जो हकीकतें हैं और जो फिगर्स आंकड़े हैं वो मेमोराइज करो और एग्ज़ाम के टाइम पे वो आप क्वेश्चन पेपर में लिखो। अच्छा, तो जो एक्चुअल जो डेटा है, जो माहिती हमारे पास अवेलेबल है उसको बच्चे को याद रखनी है और याद रख के एग्ज़ाम में लिख लो और फिर भूल जाओ। यानी इसमें जो जीवन भर की जो सीखना चाहते हैं बच्चे वो सिखाई नहीं होती है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। एक बार याद कर लिया फिर भूल जाते हैं। अच्छा, जबकि फॉरेन के जो बोर्ड है, फॉर एग्जांपल IB बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट जो बोर्ड है, उनका ये कहना है कि आप जो भी सीखो आप लर्न टू लर्न, सीखने के लिए सीखो, आप जीवन भर सीखते ही रहना चाहिए। हमारे बोर्ड का मूल उद्देश्य था कि आप जीवन में एक नौकरी पालो, वहाँ तक ही सीखना है। जो दूसरे नए बोर्ड्स जो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो मूल मिशन है वो है कि ज़िंदगी भर आप सीखते जाओ, मरते दम तक सीखते जाओ। एजुकेशन का रियल मतलब यही है। हमारे पुराने गुरुकुल का भी मतलब यही था, बट आज़ादी के समय पर अंग्रेजों ने जो सिस्टम हमें डाल दी वो सिस्टम हम आज भी उसको ही यूज़ करते आ रहे हैं, उसी रास्ते पर हम चलते रहे हैं। जबकि ज़माना काफ़ी बदल रहा है, हमको फ्यूचर का देख के, भविष्य का देख के हमारी करिकुलम, अभ्यासक्रम हमको चेंज करने चाहिए। जो फ्यूचर में जो जॉब्स आने वाली है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो प्रॉब्लम्स के अराउंड हमारा लर्निंग होना चाहिए। हमको करिकुलम वो प्रॉब्लम्स के अराउंड हमारा अभ्यासक्रम का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर पा रहे हैं जो हमको करना चाहिए और फॉरेन बोर्ड्स ये सब कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर हमें देखना है कि फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स जो है, वो सारी ज़रूरतें हैं जो हमें हमारे करिकुलम में इंक्लूड यानी उसका हमको हमारे करिकुलम में डालना चाहिए। एक्चुअली आप जिस शिक्षण पद्धति से तुलना कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, इशारा भी किया कि अंग्रेजों के द्वारा छोड़ी गई, ऐतिहासिक संदर्भ में मैं दर्शकों के लिए ये समझाना चाहूँगा कि एक अंग्रेजों के शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासक हुए अंग्रेज, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले एक अलग शिक्षण पद्धति लेके आए भारत में 1835 में, और लॉर्ड मैकाले ने जब वो शिक्षण पद्धति इंट्रोड्यूस किया तो उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत में सोफिस्टिकेटेड क्लर्क्स, ऐसे लोगों को पैदा किया जाए जो अंग्रेजी प्रशासन को, अंग्रेजी फिलॉसफी, जो प्रशासन की फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाने में मदद करें।
और इसी सोच के साथ, या हम कहें इसी षड्यंत्र के साथ, लॉर्ड मैकाले ने इस कॉन्स्पिरेसी के साथ उन्होंने एक शिक्षण पद्धति इंट्रोड्यूस की, जिसका मूल उद्देश्य था कि भारत में कलर की फौज पैदा हो। वो इतना, जैसा आपने कहा, कि वो इंफॉर्मेशंस को, फैक्ट्स और फिगर को लर्न कर लें, याद कर लें, और वो पास करें एग्जाम और नौकरी करें, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर तक जिस भी पद पे जाएं, वो बेसिकली क्लरिकल जॉब करें। आप जो कह रहे हैं कि जो विदेशी बोर्ड हैं वो कुछ ऐसी करिकुलम इस तरह से चलाते हैं कि जिससे रियल लर्निंग होती है। रियल लर्निंग होती है। वो बच्चे को मेजर नहीं देते, वो बच्चे को मिशन देते हैं। अच्छा, अपनी लाइफ का मिशन चुनो। हाँ। उसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स चुनो। हाँ। हालांकि हमने अभी देखा है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे आजू बाजू। हाँ। मान लो कि करप्शंस है, कि एयर पॉल्यूशंस है, स्वच्छता का विषय है, गरीबाई है, मेन एजुकेशन है। हाँ। कि कुछ बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो सामाजिक लेवल पे है, आर्थिक लेवल पे है, हाँ। वो सारे प्रॉब्लम्स आप अपना मिशन के हिसाब से आपको अपने जीवन में चुनो, और वो मिशन को सॉल्व करने में, आप वो मिशन को पाने में, आप जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने के अराउंड आपकी लर्निंग चुनो। तो आपका डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलेंगी और आप एक जीवन में सिक्योर जॉब पा सकोगे। मोनोटोनस जॉब आपकी नहीं हो जाएगी। राइट। तो यही एक मिशन के साथ फॉरेन बोर्ड आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फॉरेन बोर्ड हमारा कम नसीब ये है कि हम अपने ही बोर्ड चलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के वो लोग हमको फ्रीडम देते हैं कि हम अपना करिकुलम खुद चूज़ करें। इसीलिए शायद इंडिया में तेज़ी से ये करिकुलम आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जो परिस्थितियां हैं, भारत में जो, चाहे वो रोज़गार के अवसर की बात करें या सीखने के जो अवसर हैं, और हमारे घरों में जो अवसर प्राप्त हैं एक सामान्य वर्ग के लिए, तो आपको लगता है कि भारतीय परिस्थिति में भी ये जो फॉरेन बोर्ड है, चाहे वो IB हो या एक और बोर्ड है जो अभी पॉपुलर हो रहा है, IGSC बोलते हैं, कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज, ये लोग, तो क्या वो भारतीय परिस्थितियों में भी भारतीय बच्चों के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं? हाँ है, क्योंकि ये बोर्ड एजुकेशन के साथ साथ मूल्यों का निर्माण भी करता है। जैसे ये सारे बोर्ड बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार सरणी, कैरिंग, दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, फिर उनको इंक्वायरी करना, कुछ भी चीज़ को इंक्वायरी बेस पे सीखो, थिंकिंग पहले तो सोचो, फिर जो होता है उनका आप रिस्क टेकिंग बनो, कैलकुलेटेड रिस्क लो जीवन में। ये सारी बातें एंटरप्रेन्योरशिप भी स्कूलों में से ही सिखाई जाती है। अच्छा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, फील्ड ट्रिप लर्निंग होता है, और मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल लर्निंग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण। तो मतलब ये करियर ओरिएंटेड एजुकेशन भी है। यस। आप जैसे देख लो कि हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो काफ़ी सफल है, उन्होंने अच्छी एजुकेशन नहीं ली है। जैसे कि मान लो काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वो लोग सीखे कैसे? उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल्स किए, उससे आप सीखते गए। तो ये सारी चीज़ें हमको प्राइमरी ईयर स्कूल में लेके आनी है कि वहीं से वो सीखते जाए और जीवन में कोई भी फील्ड में जाए वो अपने हिसाब से अपने मार्ग बनाते जाए और अपने जीवन में खुश रह सके, सफलता पा सके। बस यही उद्देश्य है हमारा। मतलब आपके समझ से भारतीय वातावरण में भी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जो फॉरेन बोर्ड हैं उनकी पूरी की पूरी करिकुलम और उनका पूरा काम करने का तरीका भारतीय संदर्भों में भी बहुत उपयोगी है। ज़रूर, भारतीय संदर्भ में नहीं, ये दुनिया के किसी भी देश में जाओ, अगर ये सिस्टम से एजुकेशन होती है तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपना रास्ता खुद बना लेगा और कोई भी फील्ड में जाएगा, क्योंकि उसका पहले से मिशन फिक्स है। वो अपनी लर्निंग उसी के अराउंड बनाएगा, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो लंदन में हो या जापान में हो, वो लर्निंग उसी के हिसाब से बनाएगा और वो दूसरे को विचार को भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसी विचार सरणी बनाते हैं ये बोर्ड, तो कहीं पे भी ये फॉर्मूला सक्सेस हो सकती है और होएगी, और भविष्य में इसके ऊपर सफलता मिलेगी ही हमको। आप स्टेट बोर्ड का भी स्कूल आपने रन किया है, ऑलरेडी आप रन कर ही रहे हैं, तो वहाँ आपने कई वर्षों तक आपने बहुत व्यक्तिगत रूप से उसको मॉनिटर किया है, तो आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि आपने अगला CBSE या गुजरात बोर्ड का स्कूल अगला नहीं शुरू किया और अब आप IB का स्कूल, इंटरनेशनल बैकलॉरेट जो जेनेवा बेस्ड बोर्ड है, उसको आप
सूरत में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वैसा एक स्कूल बनाने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपको यह करने के लिए, ऐसा सोचने को और करने को प्रेरित किया? पुराने एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्कूल में एक ये मेथड थी कि पहले तो क्लास की जो स्ट्रेंथ होती थी वो ज़्यादा होती थी, अराउंड 60 to 50 होती थी। अच्छा। तो टीचर्स के लिए डिफिकल्ट होता था हर एक बच्चों को न्याय देना, मतलब पर्सनल अटेंशन न्याय देना। हाँ। तो अच्छे से न्याय देने के लिए हम डिवीजन कर देते थे, ए, बी और सी। ए में होशियार बच्चे रहेंगे, बी में मीडियम होशियार रहेंगे और डी में थोड़े स्लो लर्नर होंगे। तो बच्चों में प्राइमरी ईयर से ही एक मन में एक डर बैठ जाता था कि मैं भाई स्लो लर्नर हूँ। जो सी सेक्शन में गए उन्होंने पहले ही से मान लिया कि हमको तो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है। अगर वो पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो उसकी किसी और फील्ड में, एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम उसको सी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि हर एक बच्चा में एक कोई ना कोई प्रतिभा होती है जो हमें बाहर निकालनी है। वो टीचरों को खोजनी होती है, हम जैसे एजुकेटरों को उसमें से खोजनी होती है। तो ये बोर्ड में मुझे एक ऐसा लग रहा था कि एक ट्रैकिंग सिस्टम हो गया था, और मैं चाहता था कि एडेप्टिव सिस्टम आए जो एक ही क्लास में हर किस्म के बच्चे हो। उनमें ऐसा हो कि टीचर बच्चों के सवाल, मैंने कहा ना कि आप बच्चों के सोचना सीखो, इंक्वायरी करना सीखो। तो बच्चे सवाल पूछेंगे तो ये बच्चे ने ये सवाल क्यों पूछा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, वो टीचर को चुनना होता है। तो वो टीचर ऐसे बच्चों को चुनेंगे। अगर फ्यूचर ये भी है कि अगर हमारी सोच एक जगह पर नहीं पहुंच सकती है, टीचर का भी एक लिमिटेशन होता है। तो आज टेक्नोलॉजीज काफ़ी डेवलप हो चुकी है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सारे बच्चों को एक लैपटॉप दे दिया या कोई आईपैड दे दिया, तो सारे बच्चों को पहले एक सवाल सेम सूट होगा। जिस बच्चे ने सही दिया तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद अपने बच्चों को डिवाइड कर देगा कि ये बच्चा किस लेवल पे है। दूसरा सवाल उसके हिसाब से अलग अलग जाएंगे, तो बस बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अलग किया जा रहा है और उसके अलग मुझे सी सेक्शन में, तो उनका उस हिसाब से उसकी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। मतलब टेक्निकली हम उसको कहें कि उनका जो एग्जाम होगा हर बच्चे के लिए उनकी एबिलिटी के हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी तय किया जाएगा। उनकी एबिलिटी के हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी तय करेंगे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी उनके हिसाब से ही वो चेंज होगा। तो उसमें उनके अंदर की जो छुपी प्रतिभा है वो बाहर आ सकेगी। जबकि जो आप कह रहे हैं कि वर्तमान जो एक परीक्षा पद्धति है वो छुपी हुई प्रतिभा को बाहर कई बार नहीं ला पाती है, बल्कि उसको दबाव में और तनाव में और उसको कुंठित कर देती है। ऐसा ही है। मेजॉरिटी केस में जो 10-20% बच्चे जो एजुकेशन में या मैथ साइंस में जो अव्वल पर है, अव्वल आते हैं या अच्छे मार्क्स लाते हैं, उन्हीं पे मेन फोकस दिया जाता है। यानी जो दूसरे बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे उन पर कोई फोकस नहीं दिया जाता, तो उनकी प्रतिभा बचपन में ही हम लोग दबा देते हैं। एक किताबी ज्ञान को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जिसने जितना रोट लर्निंग की, जितना लर्न करके और लिख दिया, वो उतना ज्यादा सफल हो गया। हम उसी के हिसाब से मेजरमेंट करते आ रहे हैं उनका मापदंड। मतलब ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं हो रहा है, मेमोरी का टेस्ट हो रहा है। बहुत 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 खास बात है ये कि इंटेलिजेंस, हमारा सिस्टम इंटेलिजेंस का टेस्ट करे और साथ ही साथ टेस्ट करके छोड़ ना दे। उस इंटेलिजेंस को कैसे शार्पन किया जाए और उसको जीवनोपयोगी, समाज उपयोगी कैसे बनाया जाए, वो चीज़ तो वो मिलता है वहाँ पे। यही काफ़ी ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि ज़माना हर रोज़ बदल रहा है और जो चेंज हम देखना चाहते हैं वो हमें ही चेंज करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था, You have to be a change what you want to see in your country। तो हमें खुद अपने जात को चेंज करना पड़ेगा। तो यही चेंज हम बच्चों में लाएंगे, और बच्चे ये चेंज जो चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम अराउंड है वो कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि एक प्रॉब्लम हमारे लिए फ्यूचर में यही है कि मशीन्स जो है, रोबोट्स है, वो हमारी जॉब ले रही है। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बच्चे को सोचा कि वो भी फ्यूचर में उसको भी अस्तित्व रहे खुद का। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे को हमने ये सिखा दिया कि प्रॉब्लम ढूंढो, उसको अपनी लाइफ में मिशन बनाओ और उसके अराउंड अपनी लर्निंग करो।
अगर फ्यूचर में वो रोबोटिक्स का और वो हमारी जॉब ले लेंगे तो उसका भी वो कोई ना कोई सॉल्यूशन वो निकाल ही देंगे। यानी बच्चों को हम वो क्रिटिकल थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। राइट, और एक मिशन के साथ काम करें वो ऐसा दे रहे हैं। यस। आपने तो खुद भी आईबी स्कूल शुरू करने से पहले आपने आईबी के पूरे सिस्टम की ट्रेनिंग ली है। तो वहाँ आपको क्या चीज़ें खास महत्वपूर्ण लगी ट्रेनिंग के दौरान की एजुकेशन में? ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो आपको बहुत इंस्पायरिंग और बहुत महत्वपूर्ण लगी? अब महत्वपूर्ण यही है कि वहाँ पे भी जो हमारी ट्रेनिंग थी वो भी काफ़ी कोलैबोरेटिव टाइप ट्रेनिंग थी। ऐसा नहीं था कि सामने स्टेज ऊपर एक फैसिलिटेटर या टीचर है वो बोले जा रहा है और हम सुनते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वो सेम वे इंटरैक्टिव लर्निंग था, कोलैबोरेटिव लर्निंग था, इन्वॉल्वमेंट था। कुछ टॉपिक्स दिए जा रहे थे, वो हमें खुद रीड करके हमारे मंतव्य रखने थे। सबके मंतव्य पर से एक डिसीजन पे हम सबको आना था, सबको सुनना था उसकी क्या सोच है। फिर उसमें से जो अच्छा रिजल्ट है वो एक रिजल्ट पर हम सबको आना था। तो पहले सबकी बात सुनी जा रही थी, तो यही एक लर्निंग था। और उनके बेस पे वो आईबी के जो उनका खुद का जो मिशन था, उनकी जो खुद का जो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए था वो भी हमको साथ साथ सिखाया जाए, लेकिन इसी मेथड से सिखाया जा रहा था। तो एक ये जो प्लस पॉइंट था कि एक साइड से इंफॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं हो रही थी, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रहा था। और हम उसी टाइम सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे हम रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे कि कैसे हम आगे हमारा स्कूल में ये सिस्टम डेवलप करेंगे। तो हमारे विचार भी जाने जा रहे थे। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव लर्निंग था और मैं चाहता हूँ जो हमें सिखाया गया वैसी लर्निंग हमारे बच्चों को मिले। हमें तो सिर्फ 4 दिन सिखाया गया था। अच्छा। और बच्चे को तो पूरी जो उसके जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण 16 साल है वो ऐसे ही सिखाया जाए तो डेफिनेटली वी कैन, हम लोग उनका सीखने और सोचने का तरीका बदल जाएगा। और ये प्राइमरी ईयर से ही बदला जा सकता है। कुछ साल बीत गए, 40-50 साल के बाद चेंज ला सकते हैं, लेकिन उसका प्रोपोर्शन काफ़ी कम। हाँ, लर्निंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है उस समय। अभी जैसे ये आपने जिस शिक्षण पद्धति की आप बात कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, हमारी एक ऋषि मुनियों की एक परंपरा थी जो आश्रम पद्धति थी। वहाँ भी एक बहुत व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल से लैस किया जाता था, और जिसमें सभी तरह की शिक्षा होती थी। उन्हें शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। उन्हें जीवन लाइफ स्किल से भी लैस किया जाता था। वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे। और एक तरफ तो हमारे पास वो सिस्टम था, और दूसरी तरफ हम जो पूरी जो विदेशी पद्धति की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कैम्ब्रिज का बोर्ड की बात की या आईबी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों छोर पे 2 एजुकेशन पद्धतियां हैं। और वर्तमान में जो भारत का जो बोर्ड का कुरिकुलम है वो दोनों के बीच में कहीं गुम सा हो गया है। ना वो इधर का रह गया है ना उधर का रह गया है, और शायद उतना उपयोगी जीवन के लिए नहीं रह गया। मार्क्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स और करियर बिल्डिंग और सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक और एक व्यक्तित्व का विकास वो उतना नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही है। मेरे भी यही सोच थी कि हमारे जो गुरुकुल लर्निंग था या हमारे जो शास्त्रों में जो लर्निंग थी, मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे बोर्ड्स जो फॉरेन के बोर्ड्स है उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। क्योंकि हमारे जो शास्त्रों लिखे गए हैं वो इनके काफ़ी सारे पहले लिखे गए, और ये सारी बातें उनमें भी एज इट इज़ है। जो मैंने बात की केयरिंग की, पॉजिटिव थिंकिंग की मैंने बात की, इंक्वायरी की बात की, फिर जो नॉलेज की बात की, वो सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। बट कहीं ना कहीं हम उसे इम्प्लीमेंट हमारे शास्त्रों में से नहीं कर रहे, और हमारा कम नसीब है कि हमको बाहर से करना होता है। सही। बट वो एक्चुअली एक बेसिकली फ्रेमवर्क डिज़ाइन है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें अगेन डिज़ाइन करने में हमारा टाइम बिगाड़े। जो हमारे पास अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज़ उपयोग करके हम उसमें आगे बढ़े। क्योंकि समय यह है कि आज कोई भी चीज़, कोई भी पुस्तक लिखी गई है, उसने 25 साल रिसर्च किया हुआ है, तो हमें उसको वापस रिसर्च करने में 25 साल नहीं बिगड़ने हैं। हाँ। वो एक हफ्ते में पढ़ लो, उसका लाभ लेके हमें आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिकल होके हम ये सब बोर्ड का अपने देश में भी इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी जो ये जो इंडियन जो जितने भी विदेशी बोर्ड हैं, तो ये विदेशी बोर्ड, एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है
कि भारतीय संदर्भों में विशेषकर अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या भारतीय संस्कृति को भी स्थान देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विदेशी बोर्ड में पढ़ के, विदेशी कुरिकुलम पढ़ के बच्चा अपने संस्कृति के जड़ों से कट जाए? नहीं, विदेशी बोर्ड का यही कहना है कि आप पहले अपनी मातृभाषा का गर्व लो, अपनी कंट्री का गर्व लो और अपने कल्चर का गर्व लो। उनका यही कहना है, गर्व करो। अच्छा। और मल्टीकल्चर जो बच्चे आते हैं उसी के लिए ये विदेशी बोर्ड है, ताकि वो हर एक कल्चर में से पॉजिटिव सकारात्मक बातें एक दूसरे के कल्चर में से सीखे और अपने कल्चर का भी मान रखे और सामने वाले कल्चर का भी मान रखे, और ये सारे मल्टी कल्चर में हम लोग रहकर भी एक अच्छा समाज निर्माण कैसे कर सके, यही बात विदेशी बोर्ड सिखाते हैं। तो मतलब आपके स्कूल में, आईबी के स्कूल में बच्चा विदेशी कुरिकुलम पढ़ते हुए गरबा भी कर सकता है और डांडिया भी कर सकता है, करेगा, दिवाली भी मनाएगा, ईद भी मनाएगा और उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, और वो क्रिसमस भी मनाएगा। यस, बहुत अच्छा। तो ये मल्टी कल्चरल अप्रोच रहेगा। सेलिब्रेशन तो करना ही है, हर एक चीज का सेलिब्रेशन, यही उनका उद्देश्य है। हाँ, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे लाइफ में कुछ अचीव किया हो। क्योंकि एक भारतीय मन में ये सवाल आता है कि कहीं विदेशी बोर्ड में पढ़ के भारत के सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से तो हम कट ना जाएं बच्चे। नहीं, ये चीजें नहीं है कि वो सिर्फ फ्रेमवर्क देते हैं। अच्छा। बाकी सोच तो हमें ही अपनी डालनी है, उनका काम है सिर्फ फ्रेमवर्क देना, करिकुलम डिजाइन करना काम हमारा है। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न विदेशी बोर्ड के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है कि गुजरात में और देश के अन्य हिस्सों में ये सारे विदेशी बोर्ड आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन क्या इनका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फीस है और वो जो चीज़ें हैं को ये आम भारतीय के लिए क्या सुलभ हो सकता है या अभी सुलभ है, या अगर अभी सुलभ नहीं है तो क्या भविष्य में सुलभ हो सकता है उनके लिए, ताकि एक सामान्य परिवार के, एक सामान्य आमदनी वर्ग के लोग के बच्चों भी उसका फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ ले सकें? अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम है वो महंगी होती ही जाएगी, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज काफ़ी सारे लग रहे हैं, काफ़ी सारे स्किल पीपल इसमें काम कर रहे हैं, तो उसका कॉस्टिंग सब आप निकालो तो एक बेसिकली कॉस्टिंग तो आती है, लेकिन आप सोचे तो गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट दे, कुछ ऐसे फाइनेंशियल डोनर्स हमको मिले जो सपोर्ट कर पाए ऐसी एजुकेशन। आप कैसे सोचते हैं गवर्नमेंट किसी विदेशी बोर्ड के कुरिकुलम लागू करने के लिए कैसे सपोर्ट देगी? कुछ अपने कैंपसेस जो बंद होते जा रहे हैं नगर प्राथमिक शिक्षण कमेटी में, अगर कुछ ऐसे हमारे जैसे एजुकेटर उनको मिल जाए, उनको कुछ फ्रीडम दी जाए फीस लेने में और स्किल स्टाफ रिक्रूट करने में। जैसे अहमदाबाद में मैंने सुना है कि एक आईबी बोर्ड की स्कूल उसी हिसाब से चल रही है। अच्छा, गवर्नमेंट की लैंड और बिल्डिंग है, उसमें 25% गवर्नमेंट के बच्चे हैं, आईबी बोर्ड में ही है। अच्छा, और 75% जो आरटी का, अच्छा, 100% वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस हिसाब से हम गरीब वर्ग के लोगों के बच्चों तो ऐसा कोई प्रोविजन हो तो हम राइट टू एजुकेशन का नियम ऐसे स्कूल में भी लागू कर सकते हैं? लागू है। आपने भी अपने स्कूल के लिए आरटी के बारे में कुछ सोचा है? मैंने सोचा हुआ है, अगर गवर्नमेंट हमें आरटी के बच्चे देते हैं तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट देम। हम ऐसे मना नहीं करेंगे, पर एक सर्टेन लेवल पे एक्सपेंस है, पेरेंट्स शुड बी रेडी टू बेयर दैट, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। बहुत अच्छा। तो आपकी भविष्य में भी ऐसी योजनाएं हैं कि आप जन सुलभ तक भी, आप जन सुलभ भी करें, आम आदमी तक भी ऐसे एजुकेशन को ले जाएं। आप इसमें चाहते हैं कि सरकार का भी सहयोग हो और कुछ और भी एजेंसियां सामने आए और आप अपनी तरफ से भी पहल करेंगे। आज दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय था कि भारत में जो विदेशी बोर्ड आ रहे हैं स्कूलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और जो भारतीय बोर्ड हैं, चाहे राज्य स्तरीय हैं या केंद्र स्तरीय बोर्ड हैं, दोनों की शिक्षण पद्धति और दोनों के जो करियर ओरिएंटेशन है, दोनों की जो लर्निंग स्किल्स हैं, दोनों की जो फिलॉसफी है, उसमें क्या फ़र्क है, और इस विषय पर हमने आज श्री कुलदीप बोगरा जी से बहुत एक ज्ञानवर्धक चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे, और यदि आप कभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि विदेशी बोर्ड में अपने बच्चे को डालें या देश के बोर्ड में, कहीं केंद्रीय स्तर के या राज्य स्तर के बोर्ड में डालें, तो इस संबंधित अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपका कन्फ्यूजन बहुत क्लियर हुआ होगा।
ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़े और भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।